जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी का आभार और आप सभी का अभिनंदन हमारे अंशुए पहलू में। दोस्तों, एक नई लोकेशन से मैं आज लाइव कर रहा हूं और वैसे तो आज खबरें नहीं होंगी, आज सिर्फ चर्चा होंगी आपके साथ में। आज कुछ विश्लेषण होंगे आपके साथ में और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं और आप लोग भी अपने जो विचार हैं वो शेयर करते रहें कमेंट्स के माध्यम से। तो सबसे पहले तो मैं आप सबसे वही रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले तो आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और दूसरी एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि आवाज़ को लेकर के कोई इशू हो तो वो मुझे आप ज़रूर बता दें, क्योंकि मैं अकेला कहीं बैठ कर के एक जगह से और ये लाइव आज कर रहा हूँ। तो वैसे तो मैं आपको पूरी लोकेशन दिखाना चाहता था पर नहीं, फिर मज़ा नहीं आता। मैं चाहता हूँ आज आपसे सवाल पूछूं कि आप मुझे बताएंगे कि मैं आज कहाँ से लाइव कर रहा हूँ, कौन सी ये लोकेशन है, और ज़रूर बताना, कोशिश करना। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। आज बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा होगी, बहुत सारी बातें होंगी, कुछ महत्वपूर्ण राज्य स्तर की खबरें होंगी। गंगापुर सिटी में क्या कुछ हलचल रही वो खबरें होंगी। सांसद सुखवीर सिंह जौनपुरिया आज दौरे पर रहे, काफ़ी गहमा गहमी रही। टीकाकरण है और भी बहुत सारे ऐसे विषय हैं। अच्छा, एक चीज़ और है जिन पर आज मेरा खास फोकस रहेगा। एक तो रहेगा केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो विस्तार कल किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उस पर एक फोकस रहेगा। दूसरी बात, आने वाले समय में बहुत जल्दी जो है वो राज्य की जो सरकार है, गहलोत सरकार जो है, उसका भी मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। नए मंत्री बनेंगे, नए विभाग नए लोगों को दिए जाएंगे, उसको लेकर के भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो ये तमाम जो खबरें हैं और ये तमाम जो आज का डिस्कशन है ना, वो आप और हम मिल करके करेंगे। दरअसल क्या है कि हर रोज़ हम वही खबरें देखते हैं, क्राइम की खबरें होती हैं, लूटपाट की खबरें होती हैं। तो हर रोज़ इस तरह की जो खबरें होती हैं ना, ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारे जहन में जो है वो नेगेटिव चीज़ों को भरती हैं। सकारात्मक खबरें या पॉजिटिव खबरें होना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव चीज़ें हैं जिनको हम देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं। बिल्कुल हवा अच्छी चल रही है, महेंद्र जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हवा अच्छी चल रही है। और मौसम विभाग ने तो पहले ही कह दिया था कि 9 जुलाई से या 10 जुलाई से पूर्वी राजस्थान जो है उसमें मानसून सक्रिय हो जाएगा और पूर्वी राजस्थान के बहुत सारे इलाकों में शायद बारिश का जो दौर है वो अच्छा शुरू होगा और बारिश अच्छी आएगी। तो उम्मीद ये करते हैं साहब कि इस गर्मी से निजात मिले, और बेताबी से हम इंतज़ार भी कर रहे हैं। किसान भाई भी इंतज़ार कर रहे हैं जिन्होंने अपनी फसलें बो दी और अब वो फसलें जो है तेज़ धूप के कारण झुलसने की कगार पर है। बहुत सारे इलाके तो ऐसे हैं साहब जिनमें दोबारा से बुआई करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल बारिश का सबको बेताबी से इंतज़ार है और उम्मीद ये करते हैं कि बारिश जल्द से जल्द होगी। और मौसम विभाग का कहना यह है कि साहब जो है 10 जुलाई से जो है मानसून पूर्वी राजस्थान में सक्रिय हो जाएगा। चलिए, लेकिन आप लोग शेयर कम कर रहे हैं सर, अभी बहुत कम लोग जुड़े हैं। जबकि आज का जो हमारा मुद्दा है ना, वो सीधी सी बात है, आपका और हमारा मुद्दा है। आज का जो टॉपिक रहेगा ना, वो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। चाहे वो गंगापुर सिटी को लेकर के हम बात कर लें या राज्य स्तर की खबरों की बात कर लें, या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जो सीधी आपसे जुड़ी हुई हैं। आवाज़ कम आ रही है, सचिन जी कह रहे हैं। नहीं सचिन जी, आवाज़ अच्छी आनी चाहिए। मैंने वैसे तो सही तरीके से लगा रखा है और हवा की वजह से थोड़ा सा हो सकता है कि व्यवधान आ रहा हो। बाकी देखते हैं, कोशिश करूँगा आवाज़ आप तक प्रॉपर वे में पहुँचे। हाँ सचिन जी, हो सकता है। चलिए तो बात करें, सिलसिला शुरू करें। मगर रिक्वेस्ट है सर, शेयर करें। अभी बहुत कम लोग जुड़े हैं सर, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे ना उतनी अच्छी चर्चा होगी आज। बहुत सारे दर्शक हैं हमारे। चलिए, अच्छी आ रही है। और बहुत सारे जो दर्शक हैं ना, उन्होंने सही जवाब भी दे दिया हमारी लोकेशन का कि ये लोकेशन कौन सी है। बिल्कुल, मैं होटल नरूका प्राइड में जो 3rd फ्लोर पर उनका रेस्टोरेंट बना हुआ है, पगड़ी रेस्टोरेंट,
काफ़ी दिन से मेरे दिमाग में थी कि यार कोई अच्छी सी लोकेशन हो ना, अलग डिफरेंट सी लोकेशन, वहाँ जा कर के मैं लाइव करूँ। तो मुझे भी अच्छा लगा यहाँ आकर के, और यहीं से मैंने आज ये फैसला किया कि मैं लाइव करूँगा। तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। चलिए अब बात करते हैं आज की। आज तारीख है 8 और बार है गुरुवार। अब बात करते हैं राज्य स्तर की बड़ी खबरों की। आज राज्य स्तर से वो कौन सी बड़ी खबरें हैं जो सीधी आपसे जुड़ी हुई हैं। सबसे पहली खबर तो ये है कि पटवार भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण खबर आई है, और 23 और 24 अक्टूबर को होगी पटवार भर्ती परीक्षा। यानी जिन स्टूडेंट्स को, जिन विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को इसका इंतज़ार था कि साहब ये पटवार भर्ती परीक्षा कब होगी, हालांकि इसके पहले भी आवेदन आ चुके हैं और इसमें कुछ पदों की संख्या अब और बढ़ा दी गई है। तो पटवार भर्ती जो परीक्षा है वो 23 और 24 अक्टूबर को होगी, और 15 जुलाई से लेकर के और 30 जुलाई तक इसके आवेदन फिर से भरे जाएंगे, यानी रीओपन किए जाएंगे। EWS और जो विधवा हैं अभ्यर्थी महिलाएं, उनके लिए इसको वापस रीओपन किया गया है ताकि वो वापस नए फॉर्म अप्लाई कर सकें। तो ये अच्छी बात है। 23-24 अक्टूबर को ये एग्ज़ाम होगी, और हम तो यही चाहते हैं सकुशल ये एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर राजस्थान में होता यही है कि साहब जो भर्तियां हैं ना वो अटक जाती हैं। तो उम्मीद ये करते हैं कि रीओपन हुए हैं फॉर्म, और वापस से जब अभ्यर्थी अप्लाई करेंगे और उसके बाद में अच्छी तरीके से, राजी खुशी तरीके से 23 और 24 अक्टूबर को ये एग्ज़ाम हो जाए। चलिए, और 22 ज़िलों के 50 सरपंचों और उप सरपंचों के जो रिक्त पद हैं उन पर भी चुनाव की घोषणा सरकार ने कर दी है कि वो भी जल्द से जल्द हो जाएंगे। बहुत सारी जगह ऐसी हैं सर जहां उपचुनाव होना ज़रूरी हो गया था, सरपंचों के पद खाली चल रहे हैं, तो वहां भी होंगे। 19 जुलाई को सुबह 10:30 बजे, मैं आपको बिल्कुल जो न्यूज़ है वो दे रहा हूँ। 19 जुलाई को सुबह 10:30 बजे से 4:30 बजे तक तो नामांकन दाखिल होंगे सरपंच या उप सरपंच वाले, और इसके बाद में मैं आपको बता दूं 20 को जांच होगी फॉर्मों की। उसी दिन नाम वापसी लिए जाएंगे और चुनाव चिन्ह जो हैं वो आवंटित कर दिए जाएंगे। और 25 जुलाई को, याद रखना, आने वाली 25 जुलाई को वोटिंग होगी। 25 जुलाई को सुबह 7:30 बजे से लेकर के और 5:30 बजे तक जो है वो मतदान की प्रक्रिया होगी, और तब सरपंच और उप सरपंच का चयन कर लिया जाएगा। तो ये तो थी चुनावों को लेकर के बड़ी खबर, बड़ी घोषणा। अब बात करते हैं एक और खबर की। स्टेट की, ये प्रदेश की जो गहलोत सरकार है उसके मंत्रिमंडल का भी बहुत जल्दी विस्तार होने वाला है। कल जो प्रभारी मंत्री हैं राज्य के अजय माकन जी, वो आए थे और होटल मेरियट में लगभग 1-1.5 घंटे तक उन्होंने मुलाकात की, बातचीत की सीएम गहलोत से। सत्ता के गलियारों से ये खबर आ रही है कि हो सकता है जल्द से जल्द, या ये कहें कि जुलाई में ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए, नए चेहरों को मौका दिया जाए। अच्छा, इसमें भी एक चीज़ है, जिन लोगों ने सरकार बचाई है उनको सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। यानी बसपा के विधायक और निर्दलीय विधायक जिन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया है या गहलोत साहब को समर्थन दिया है, उनको खास तवज्जो दी जाएगी, यानी उनका नंबर ज़रूर आएगा। हमारे यहाँ से विधायक रामकेश मीणा भी इस दौड़ में शामिल हैं, और पहले भी वो संसदीय सचिव रह चुके हैं। तो उम्मीद ये करते हैं कि एक बार फिर उन्हें लाल बत्ती मिलेगी। अगर लाल बत्ती मिलती है रामकेश जी को, तो इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती, क्योंकि विकास को नए आयाम स्थापित हो सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि विकास नाम की जो चिड़िया है ना, उसको पंख लग सकते हैं। तो मंत्रिमंडल पर नज़र रहेगी। दूसरी बात, सत्ता के गलियारों से या अंदर से एक खबर और आई है कि चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का विभाग बदला जा सकता है। शिक्षा मंत्री डोटासरा जी जो हैं, उनके पास में PCC अध्यक्ष का भी पदभार है, तो वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं दोनों पदभारों पर, दोनों ही कामों पर। शिक्षा मंत्री के रूप में अगर बात की जाए तो उनका कार्यकाल जो है ना वो खास हाईलाइट नहीं हुआ साहब। खुद को जिस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए था उस तरीके से वो प्रेजेंट नहीं कर पाए। तो उनका जो महकमा है डेफिनेटली वो तो बदला ही जाएगा। शिक्षा मंत्री के, नए शिक्षा मंत्री के रूप में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जो राज्य मंत्री हैं इस समय डॉक्टर सुभाष गर्ग, उनको शिक्षा मंत्रालय दिया जा सकता है।
और मेरे ख्याल से ये उनके लिए मुफीद भी रहेगा। पहले राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के वो सचिव रह चुके हैं, एजुकेशन से जुड़े रहे हैं, तो उम्मीद ये करते हैं कि अगर उनको ये महकमा दिया जाता है तो शायद राजस्थान के शिक्षा विभाग में कुछ तब्दीलियां हो, कुछ अच्छे नियम आएँ और कुछ अच्छी मॉनिटरिंग हो पाए और शिक्षा विभाग में कुछ अच्छे काम हो सकें। तो गहलोत मंत्रिमंडल का विस्तार भी जल्दी से जल्दी हो सकता है, होने वाला है। और बसपा के जो विधायक हैं जिन्होंने समर्थन दिया है उनको और निर्दलीय विधायकों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाएगा, उनको तवज्जो दी जाएगी। शेयर आप नहीं कर रहे हैं सर, अभी शेयरिंग कम हो रही है। चलिए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब बात करते हैं मौसम की। मौसम का क्या हाल है? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं और मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया, 10 जुलाई से पूर्वी राजस्थान में मौसम विभाग का ये कहना है कि बारिश जो है वो सक्रिय हो जाएगी और मौसम विभाग मानसून जो है वो सक्रिय हो जाएगा। और उम्मीद ये कर रहे हैं कि अच्छी खासी तादाद में अगर मानसून आ जाए तो किसानों को भी राहत मिलेगी और सबसे बड़ी बात यह है सर कि गर्मी से निजात मिल जाएगी। जिस तरीके से टेम्परेचर चल रहा है, तापमान चल रहा है, वो बेहताशा जो गर्मी बढ़ रही है ना, वो टेंशन देने वाली है। पर चलिए जल्द से जल्द मानसून सक्रिय होगा और बारिश होगी। अब बात करते हैं गंगापुर सिटी की। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें सर, क्योंकि गंगापुर सिटी में आज ज़बरदस्त हलचल रही और ज़बरदस्त हलचल को आज दिन भर हमने भी लाइव दिखाया था। दिन भर हम भी सक्रिय रहे और पल पल की अपडेट आपको दी। टोंक सवाई माधोपुर के सांसद जो हैं सुखवीर सिंह जौनपुरिया, वो आज दौरे पर रहे क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में। गंगापुर आने से पहले बौली भी गए, वहाँ भी उन्होंने जन सुनवाई की, लोगों की समस्याओं का अधिकारियों को बुला करके मौके पर निस्तारण भी किया और त्वरित कार्रवाई भी की गई। एक चीज़ आपने नोट की होगी, पिछले 4-5 महीनों से अब ज़्यादा सक्रिय हुए हैं सुखवीर सिंह जौनपुरिया जी हमारे क्षेत्र में, क्योंकि लगातार हम भी इस बात को कह रहे थे कि साहब जितना फोकस आप टोंक पर कर रहे हो, इतना फोकस या उसका आधा फोकस तो कम से कम सवाई माधोपुर है, गंगापुर सिटी है, इन पर कर लीजिए, बामनवास है। और उसके बाद में इतना ज़रूर हम कह सकते हैं एक हलचल हुई है कि वो लगातार अब दौरे कर रहे हैं, जनसुनवाई कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं कामों की और जल्दी जल्दी आ भी रहे हैं और सक्रिय हो रहे हैं। तो ये एक शानदार बात रही। आज पंचायत समिति सभागार में उन्होंने जितने भी अधिकारी थे, ग्राम पंचायतों के जितने भी सरपंच थे, उन सब से चर्चा की और उन सब की जनसुनवाई की। बहुत सारी चीज़ें निकल करके सामने आई साहब। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो उन्होंने सबसे पहले ग्राम पंचायतों के जो उपस्थित सरपंच थे उनको बुलाया कि आप अपनी अपनी बात रखिए, अपनी अपनी समस्याओं को रखिए। सरपंचों के पास में लेते करके एक जो सबसे बड़ा इशू था वो वही था बजट का, कि साहब हमें बजट नहीं मिल पा रहा है और बजट के अभाव में हम ग्राम पंचायतों में काम नहीं करवा पा रहे हैं, लोगों के पास में कैसे जाएं, लोगों को जवाब दें तो क्या दें, कोई काम हो ही नहीं पा रहा। ये सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने उठाया। इसको लेकर के बिल्कुल खुली चर्चा की सांसद जौनपुरिया ने, और जो सरपंच हैं उनको ये आश्वासन दिया कि बिल्कुल आप लोग भी अब सक्रिय हो जाएं। और वहीं से उन्होंने जो सीईओ हैं जिला परिषद में उनसे भी बात की है। एक तो उन्होंने सबसे बड़ी बात ये कही कि देखिए अब तक जो आप पर पाबंदी लगी हुई थी कि नरेगा में आप 20 से ज़्यादा जो श्रमिक हैं उनसे काम नहीं करवा सकते, तो अब इसको बढ़ा करके आप 100 कर दें, यानी अब आप 100 व्यक्तियों को काम दे सकते हैं नरेगा के अंतर्गत। और नरेगा सबसे बड़ी योजना है। ग्राम पंचायतों में इकोनॉमिकल कंडीशन को देखते हुए, इकोनॉमिक बूस्टिंग को देखते हुए में नरेगा योजना सबसे बड़ी योजना है और वरदान है। पेयजल व्यवस्थाओं को लेकर के भी उन्होंने कहा है कि जैसे कुंडे वाली योजना है या एनीकट बनाने की या बांध बनाने की जो योजना है, इस पर भी सरपंच फोकस करें, डीपीआर बना करके भेजें, प्रस्ताव बना करके भेजें और मैं डेफिनेटली इनको स्वीकृत करूँगा, चाहे वो 20 लाख की हो, 40 लाख की हो, 30 लाख की हो। उन योजनाओं के प्रस्ताव बना करके आप भेजें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनसे जोड़ पाएँ और आपके पास में बजट आता रहे। एक बात उन्होंने बड़ी कही कि देखिए केंद्र ने हमेशा टाइम टू टाइम पैसा भेजा है ग्राम पंचायतों में और समय पर सबको मिला भी है।
इस पर सरपंचों ने कहा कि साहब पैसा तो मिला है, मगर पैसा बहुत कम मिला है। किसी पंचायत में 8 लाख मिले हैं, किसी में 5 लाख मिले हैं, किसी में 9 लाख रुपए मिले हैं। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि आज सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने सरपंचों से खुला संवाद किया, उनकी समस्याओं को नोट भी किया और उम्मीद ये करते हैं आने वाले दिनों में ग्राम पंचायत के सरपंचों को अच्छा खासा बजट केंद्र के द्वारा मिलेगा। लेकिन स्टेट का जो बजट है ग्राम पंचायतों के लिए वो भी मिलना ज़रूरी है। आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि ग्राम पंचायत के जो सरपंच हैं वो एक साथ लामबंद हो गए थे और उनका कहना था कि साहब हम विधानसभा का घेराव करेंगे क्योंकि हमको राज्य सरकार के द्वारा बजट नहीं दिया जा रहा है। आखिर में गहलोत सरकार ने कदम उठाया और लगभग 3000 करोड़ रुपए का जो बजट है वो सरपंचों को और ग्राम पंचायतों को दिया। किसी के हिस्से में कितना आया, किसी के हिस्से में कितना आया और उसका डिस्ट्रीब्यूशन करके और वो बजट मिला। लेकिन हमारे पास में और भी अंदर से सूचना आई और सरपंचों का ये कहना था कि साहब स्टेट ने जो बजट दिया है उस पर ताला लगा दिया। ताला कैसे लगा दिया कि मेरी कुछ सरपंचों से बात भी हुई है कि जो बजट आपको दिया गया है वो स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार करने के लिए दिया गया है, यानी ऑक्सीजन के कंस्ट्रक्टर है या ऑक्सीमीटर है या ऑक्सीजन के प्लांट हैं, इन पर ही ये पैसा खर्च करना है। जो भी पीएससी बनी हुई हैं उनमें। अब यहाँ एक नोट करने वाली बात यह है कि हर ग्राम पंचायत में पीएससी नहीं है। सरपंचों का ये कहना है कि जब मेरे गांव में पीएससी है ही नहीं तो मैं अपने फंड का पैसा क्यों दूं। जिस गांव में पीएससी है वहां इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है तो पैसा वही सरपंच देगा जब मेरे गांव में ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे गांव में पीएससी नहीं है तो मैं क्या करूंगा साहब, मैं कहाँ लगाऊं इस बजट को। तो ये एक विरोधाभास वाली स्थिति है। कुल मिलाकर के ये स्टेट का भेजा हुआ पैसा जो है वो सरपंच यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ये कहना है सरपंचों का। पेयजल व्यवस्थाओं को लेकर के भी इसी तरह की चीज़ें सामने आई हैं कि साहब पेयजल व्यवस्था के लिए जो पैसा है या जो मॉनिटरिंग जिस तरीके से होनी चाहिए वो काम कछुए की गति से चल रहे हैं। कहीं टंकियों का निर्माण नहीं हो पा रहा है, कहीं जो पाइपलाइन है वो नहीं डाली जा रही है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है और जो मॉनिटरिंग है पेयजल की ग्रामीण क्षेत्रों में वो रेगुलर अगर चलती रहे और प्रत्येक सरपंच को ये पता रहे कि मेरे साहब यहाँ कितना क्या पोजीशन है, तो फिर काम आगे बढ़े और जो लोग हैं उनको पीने के पानी की जो समस्या है उसका समाधान हो सके। हालांकि मैं आपको बताऊं, मैंने खुद ने शायद परसों ये न्यूज़ बताई है, ने कल बताई है कि ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए और भी बजट दिया है गहलोत सरकार ने और 3 लाख से ज़्यादा कनेक्शन और जोड़े जाएं ताकि पीने का पानी ग्रामीण क्षेत्रों में मिल सके। तो बजट दिया भी जा रहा है, योजनाओं का विस्तार भी किया जा रहा है ताकि ग्रामीण क्षेत्र में जो है वो पेयजल की समस्या का समाधान हो सके। मगर समस्या है मॉनिटरिंग की कि इनकी मॉनिटरिंग कौन करेगा और ये पैसा समय पर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये तो रहा सरपंचों का मामला जौनपुरिया जी के सामने। अब करते हैं बड़ी जोरदार और दिलचस्प बात दूसरे टॉपिक पर, और दूसरा टॉपिक था साहब शहर में चल रहे सीवरेज और अमृत योजना के काम को लेकर। जितने पार्षद मौजूद थे उन सब का एक ही कहना था कि साहब पूरे शहर को खोद करके पटक दिया है L&T वालों ने। ना ये सुनते हैं ना ये किसी की मानते हैं और ये पूरा शहर जो है ना वो धीरे धीरे गड्ढों में तब्दील हो चुका है और हादसों का शहर बन चुका है। और बिल्कुल सही था ये कहना, बिल्कुल सही था। इस शहर का आज की तारीख में अगर सबसे बड़ा दर्द कोई है ना तो वो ये है कि ये शहर इतना बदसूरत और इतना बदरंग हो चुका है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। L&T कंपनी जो है वो छोटी मोटी कंपनी नहीं है, इंटरनेशनल लेवल की कंपनी है सर। और तब जाकर के दुगनी तिगनी रेट में उनको टेंडर दिया गया है और वो कंपनी ये काम यहाँ कर रही है। मगर काम कैसा कर रही है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है।
खुद जौनपुरिया जी कई बार जब यहाँ का दौरा किया है, सड़कों पर घूमे हैं और उन्होंने इस काम को देखा है, तो वो खुद कई बार दुखी और नाराज़ नज़र आए हैं। इससे पहले विधायक महोदय जो हैं वो भी कई बार मॉनिटरिंग कर चुके हैं। कई बार उन्होंने एलएनटी के काम को है या सीवरेज के काम को है उसको देखा है, अधिकारियों को लताड़ लगाई है कई बार, मगर नतीजा क्या निकला? कहानी वही सुपर रही। शुरू से एक मांग उठाई जा रही है कि साहब कॉम्बिनेशन नहीं है नगर परिषद के बीच में, पीएसईडी वालों के बीच में और सीवरेज वालों के बीच में। एक खोदता जाता है, दूसरा लाइन डाल देता है, तीसरा फिर उस लाइन को तोड़ देता है, और यही चलता आ रहा है। आज इसको लेकर के पार्षदों ने जमकर के विरोध किया है और जौनपुरिया जी के सामने बिल्कुल खुले शब्दों में ये कहा है कि साहब ऐसे काम नहीं चलेगा, इससे अच्छा तो यह है कि इस योजना को बंद कर दिया जाए, हम तो पहले ही ठीक थे। जौनपुरिया जी के तीखे तेवर देखने को मिले। एलएनटी के कार्य की जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं नगर परिषद के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनसे बुला करके ये पूछा कि जब मैं आपसे 15 दिन से एलएनटी के टेंडर की कॉपी मांग रहा हूं तो आपने भेजी क्यों नहीं? जो अधिकारी था उसने कहा बिल्कुल साहब मैंने भेज दी। ठीक है, भेजिए, सबूत दिखाओ, कहाँ मेल करा, कहाँ व्हाट्सएप करा, बताइए। सर वो ढूंढता रहा मगर वो मेल ही नहीं मिला, कहाँ भेजी वो टेंडर की कॉपी, उसका कोई एविडेंस उसके पास में नहीं था। और इसके बाद में जौनपुरिया जी ने उसको ज़बरदस्त फटकार लगाई कि जब एक सांसद होकर के आप मेरी बात को तवज्जो नहीं दे रहे तो आम आदमी का दर्द कैसे समझोगे? ये कंडीशन है। बुरी तरह फटकार लगाई। आयुक्त महोदय को भी उन्होंने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि जब खजाने की पूरी चाबी आपके पास है, आपकी मॉनिटरिंग में ये सारा काम चल रहा है, बिलों पर सिग्नेचर आप करते हैं, तो फिर ये मामला अब तक लटक क्यों रहा है और इनकी मनमानी क्यों चल रही है? शहर गड्ढों में तब्दील हो चुका है, पेचवर्क ढंग से नहीं हो रहा, जहां जहां आपने पेचवर्क किया है सड़कें धंस चुकी हैं। अच्छा, एक जोरदार बात और, सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी ने विश्लेषण करके बताया है कि हर चीज के लिए पैसा दिया गया है, करोड़ों रुपए दिए गए हैं सर। 125 करोड़ से ज़्यादा की बड़ी योजना है ये। आप ताज्जुब करोगे, काम करते वक्त जो बैरिकेटिंग लगाई जाती है ना यातायात को रोकने के लिए, उस तक के लिए करोड़ों रुपए दिए गए हैं कि आप बैरिकेटिंग लगाइए और तब जाकर के आप काम करिए। आज तक हुई गंगापुर में कहीं बैरिकेटिंग? हमने तो नहीं देखी कि कहीं रास्ता रोका गया हो। ठीक है, सड़कों की मरम्मत के लिए गंगापुर सिटी में इस काम के लिए 26 करोड़ रुपए दिए गए हैं कि जहां जहां आप खुदाई करेंगे वहां वहां सड़कें बिल्कुल वैसी की वैसी बनाएंगे जैसे पहले बनी थी, और इसके लिए 26 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जम करके लतार लगाई और सिर्फ 3 दिन में मैं फिर से अधिकारियों की बैठक लूंगा, मीटिंग लूंगा और एक एक चीज़ की रिपोर्ट लूंगा आपसे, आप क्या कर रहे हैं। तो तीखे तेवर नजर आए। कुल मिलाकर के एलएनटी और सीवरेज वालों की जम करके खिंचाई की और क्षुब्ध नजर आए वो, और उनका यही कहना था कि साहब काम करना है तो करो, वरना समझाना मुझे और भी तरीके से आता है। मैं किस तरह समझाऊंगा, क्योंकि जौनपुरिया जी खुद बिजनेसमैन है, बिल्डर हैं, तो वो तो इन कामों को बहुत बारीकी से समझते हैं। कहाँ आपने कितनी वाइब्रेट चलवाया है, वाइब्रेटर चलवाया है कि नहीं चलवाया है, सड़कों की मरम्मत में गिट्टी और मसाले का कितना ख्याल रखा है, एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से पूछा उन्होंने अधिकारियों से। हाँ, नेट की प्रॉब्लम है और अधिकारियों पर जवाब देते नहीं बना। ठीक है, कहानी में एक ट्विस्ट और आया जब पंचायत समिति में बैठक चल रही थी, और ट्विस्ट ये था कि विधायक रामकेश मीणा अपने सहयोगी और कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे पंचायत समिति और सांसद महोदय को दिया ज्ञापन पाचना के पेच को सुलझाने के लिए। हालांकि ये बहुत अच्छी पहल मुझे लगी और उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में ये कहा है सांसद महोदय से कि इसे राजनीति से और जातिवाद से परे हट करके देखना और मेरा साथ दीजिए आप, और पाचना के पेच को खुलने में, पाचना की नहरों को खुलवाने में योगदान दीजिए, अपना सहयोग दीजिए अपना।
सांसद महोदय ने उनको बिल्कुल आश्वस्त किया है कि जो भी जितना भी जैसा भी सहयोग मुझसे मांगा जाएगा बेशक बेझिझक मैं वो सहयोग दूंगा ताकि 5 आना का जो मामला है वो सॉल्व हो सके। लेकिन एक चीज़ ज़रूर थोड़ी सी सोचने वाली बात थी, 5 आना का पेच जो है वो राज्य स्तर का मुद्दा है, एक बात। दूसरी बात, विधायक महोदय इन दिनों इस मामले को लेकर के काफ़ी गंभीर नज़र आ रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। उन्होंने मुख्य सचिव से मुलाकात की है, राज्य मानव अधिकार आयोग को भी उन्होंने लिखा है और उस पर कार्रवाई भी की है। जिला कलेक्टर महोदय जो हैं उनको भी जो मानव अधिकार आयोग है उन्होंने भेजा है कि इसमें आप अपनी रिपोर्ट भेजिए और कार्रवाई करें। लेकिन मुख्यमंत्री से क्यों नहीं मिला जा रहा, मुख्यमंत्री के सामने इस बात को क्यों नहीं रखा जा रहा? क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर सूबे का मुखिया जो है वो चाहे तो क्या नहीं हो सकता, और रामकेश जी की तो अच्छी पैठ है उनके साथ, तो क्यों ना आप उनसे मिलें, उनके सामने इस बात को रखें। तो 5 आना का जो पेच है उम्मीद ये करते हैं कि वो जल्द से जल्द सुलझ जाएगा, वो खुल जाएगा। हालांकि विधायक महोदय इस पर अब जो हैं काफ़ी गंभीर हैं इसको लेकर के, और वो बिल्कुल लगातार प्रयास कर रहे हैं, सतत प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी करके जो 5 आना का पेच फंसा हुआ है पिछले 16 साल से वो सुलझ जाए और जिन नहरों की कोख सूखी पड़ी है उनको पानी मिले और 40,000 बीघा जो ज़मीन बंजर पड़ी हुई है और जो पानी की एक एक बूंद को तरस रही है उसको पानी मिल पाए। तो उम्मीद ये करते हैं 5 आना का पेच सुलझेगा, और विधायक महोदय ने आज इसके लिए सांसद महोदय को ज्ञापन दिया। ये बड़ी बात रही। एक्सीएन साहब की भी खिंचाई की, क्योंकि पानी का मुद्दा भी बड़ी तेज़ी से उभरा। जितने पार्षद थे उनका कहना था कि साहब अभी भी हम ताक रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और, वार्ड नंबर 6, 7, 8 के जो लोग हैं वो भी वहाँ पहुँचे हैं। पहले तो उन्होंने जम करके विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, और फिर उन्होंने अंदर जा कर के ये कहा है कि साहब पानी नहीं मिल रहा। कहते कहते जबान सूख गई, क्योंकि पहले ही सूखा पड़ रहा था, पानी तो पहले ही नहीं मिल रहा और अभी तक हमारी नहीं सुनते। टैंकरों को लेकर के भ्रष्टाचार भी सामने आया है। टैंकर कितने स्वीकृत हैं, पहुँच कितने रहे हैं, कोई पता ही नहीं चल रहा। और इसमें सबसे ज़्यादा लापरवाही कर रहे हैं पार्षद। पार्षदों को सक्रिय होना पड़ेगा, पार्षदों को मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। मेरे वार्ड में कितने टैंकर आ रहे हैं, कितने टैंकर स्वीकृत हैं, क्या गड़बड़ चल रही है। 80 टैंकर स्वीकृत हैं सर। क्वालिटी को लेकर के भी उन्होंने सवाल जवाब किए हैं, और उम्मीद ये करते हैं कि वो जल्द से जल्द अगर फिर आएंगे। तो चीज़ और थी, और वो चीज़ ये थी कि साहब काम करे कोई और क्रेडिट मिल जाए किसी और को, है ना हास्यास्पद स्थिति। योजना किसी की, बार बार थोड़ा सा नेट का व्यवधान है। चलिए, अब मैं ज़्यादा वक्त आप लोगों का नहीं लूँगा। तो कुल मिलाकर के ये है कि बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई। अब जाते जाते आपसे एक छोटी सी बात और मैं शेयर करना चाहूँगा कि कल केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार भी हुआ, और प्रधानमंत्री मोदी जो हैं उन्होंने 43 नए सिपह सालार अपनी टीम में शामिल किए हैं। और जो बड़े बदलाव हुए चौंकाने वाले, उन चौंकाने वाले बदलावों में एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो विभाग है रेल मंत्रालय, जिसे पहले पीयूष गोयल साहब देख रहे थे, उस मंत्रालय को तब्दील करके और राजस्थान के जोधपुर से आने वाले अश्विनी वैष्णव को अब नया रेल मंत्री बनाया है। IAS अधिकारी रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के शासन के समय PS भी उनके रहे हैं, मुख्य सचिव का पद भी इन्होंने संभाला है। कुल मिलाकर के अच्छा खासा अनुभव है, और अपनी विद्वता, अपना अनुभव, अपनी इंटेलिजेंसी को ध्यान में रखते हुए उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले दिनों में रेल मंत्रालय के कामकाज को ये अच्छी तरीके से संभालेंगे। वैसे मेरा ये मानना है कि पीयूष जी भी रेल मंत्रालय को बहुत अच्छे तरीके से संभाल रहे थे, कहीं कोई समस्या नहीं थी। मगर ये सब सियासी ताना बाना होता है साहब, समय समय पर विभाग बदले जाते हैं, समय समय पर जो है वो नए मंत्री जो हैं वो बनाए जाते हैं, और समय समय पर मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाता है। पहले वित्त राज्य मंत्री की कुर्सी संभाल रहे थे अनुराग ठाकुर, अब उनको मेरे ख्याल से उनका जो पसंदीदा महकमा है ना वो मिल गया। अनुराग जी फिट नहीं बैठ रहे थे वहाँ पे वित्त राज्य मंत्रालय में, तो अब उनको युवा और खेल और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ये उनको दे दिया गया है। तो ये एक जो तब्दीली थी, बदलाव था,
वो इम्पोर्टेंट रहा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सोच समझ करके चुनी है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल रहे थे डॉक्टर हर्षवर्धन, अनुभवी थे, खुद भी डॉक्टर रहे हैं और कोविड के टाइम तो साहब शानदार काम किया है उन्होंने, लेकिन उनको भी चेंज किया गया है। दरअसल क्या होता है, प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो न सिर्फ इस कार्यकाल में बल्कि पहले के कार्यकाल में भी उन्होंने ये है कि हर मंत्री का वो एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं, हर मंत्री का एक रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं और उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर ही फिर उनकी मार्किंग की जाती है और जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती उनके मंत्रिमंडल के जो विभाग हैं उनमें कर दिया जाता है परिवर्तन। और ये सियासत का एक अहम बिंदु भी है, एक अहम पार्ट भी है जो इस तरह चलता रहता है। तो उसमें है शिक्षा मंत्री निशंक साहब थे और हालांकि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको मेरे ख्याल से नहीं संभाल पा रहे थे, ऐसा मेरा मानना है, व्यक्तिगत मानना है। तो अब उसमें भी तब्दीली कर दी गई है और अब एक नया मंत्रालय और बना दिया गया है, सहकारिता मंत्रालय। आपको याद होगा पहले जन संसाधन मंत्रालय अलग से बनाया था प्रधानमंत्री मोदी ने और अब जो है वो अब सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है और इसके मुखिया बनाए गए हैं गृह मंत्री अमित शाह, यानी उनको अलग से चार्ज ये और दिया गया है। तो उम्मीद ये करते हैं कि जैसे गृह मंत्रालय अमित जी संभाल रहे हैं वैसे इसको भी अच्छे ढंग से संभालेंगे और हो सकता है किसानों के लिए है या सहकारिता से जुड़ी जो योजनाएं हैं उनको अब थोड़े से पंख लगें और उसमें कुछ अलग तब्दीली हो। तो ये वहाँ की खबरें थी और बहुत सारी और भी बातें थी जो मुझे आपसे करनी थी, लेकिन क्योंकि नेट की भी समस्या आ रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारा चर्चा का विषय था। आज मैं खबरें देना भी नहीं चाहता था आपको। रोज़ ही वही मौत की खबरें हैं, हत्या की खबरें हैं, रैप की खबरें हैं, चोरी चकारी की खबरें हैं। ये खबरें साहब रोज़ सुन सुन के आदमी पक जाता है। कुछ पॉजिटिव खबरें भी होनी चाहिए, क्या कुछ अच्छा हो रहा है, क्या कुछ तब्दीली हो रही है, ये जानना चाहिए। और मेरा जितने भी दर्शक हैं उनसे भी एक निवेदन है, अपने बच्चे जो हैं जो इन चीज़ों में समझते हैं, या मेरा मानना है कि 9th क्लास से ऊपर के जितने भी बच्चे हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उनको खबरें ज़रूर दिखाया करें। पेपर पढ़ने की थोड़ी सी उनको आदत ज़रूर डालें, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है सर। और जो भी तब्दीली होती है, जो भी परिवर्तन होता है, आज के कंपटीशन के इस ज़माने में बच्चों हाथ में ज़रूर दर्द है। हाँ चलिए, तो मैंने टीकाकरण करवा लिया है और गंगापुर के लोगों में वास्तव में गजब उत्साह है, लोग बढ़ चढ़ करके टीकाकरण करवा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन कल गंगापुर में किसी भी साइट पर टीकाकरण नहीं होगा। मैंने शाम को एडीएम साहब से बात की है और उनका कहना है कि अभी उतनी मात्रा में आज कोई डोज नहीं आई है, ठीक है ना। कल आई थी और 2500 डोज गंगापुर को मिली है, 5000 के समथिंग डोज पूरे माधोपुर ज़िले में आई थी, उसमें से 2500 हमारे हिस्से में आई है और आज 2800 के समथिंग टीकाकरण हुआ है। यानी कुछ डोज पहले की थी और कुछ ये इनको मिला करके और 2800 के समथिंग आज टीकाकरण हुआ है। लेकिन आज शाम तक अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है। एडीएम साहब से भी मैंने पूछा है कि आज कोई नई डोज नहीं आई है, तो कल गंगापुर में टीकाकरण नहीं होगा कहीं भी किसी भी साइट पर। तो आप जाकर के परेशान ना हों और जैसे ही डोज आएगी मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा और आप वहाँ जाकर के टीकाकरण करवाएं। और टीके को लेकर के कोई भी गलतफहमी, कोई भी गफलत जो है ना, वो अपने दिमाग से निकाल दें और यही आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो टीकाकरण ज़रूर करवाएं। मैंने अपना वैक्सीनेशन करवा लिया है और मुझे लगता है कि हाँ, अब मैं सुरक्षित हूँ। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और हाँ, दिन भर आज जितनी भी लाइव चली हैं उनको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ये हमारी रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये आपका एक छोटा सा योगदान है जो हमें ताकत देता है और जो कहीं ना कहीं हमें आगे कुछ करने के लिए मोटिवेट करता है। तो शेयर ज़रूर करा करें। अच्छा, आज की इस नए लोकेशन से मेरे ख्याल से अच्छा लगा होगा आप लोगों को, और मैं अब कोशिश यही किया करूँगा कि रोज़ रोज़ तो नहीं, पर हाँ कभी कभी लोकेशन चेंज करके और कुछ अच्छी जगह से हम लाइव दिखाया करें ताकि इस शहर को आप देख सकें। चलिए, जाते जाते यहाँ से एक शानदार सा व्यू आपको मैं दिखा देता हूँ, इस शहर की ऊंचाई से लिया गया एक शॉट, ठीक है। और फिर मैं अपनी लाइव ख़त्म करूँगा। ये है गंगापुर शहर का नज़ारा
जो मैंने ऊंचाई से लिया है, और ठंडी हवाएं इस समय यहाँ चल रही है, पर मुझे यहाँ की लोकेशन अच्छी लगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना इसको। शुक्रिया।